कंपनी अपना IPO लेकर आई, कंपनी ने अपने शेयर्स इशू कर दिए, लोगों ने ख़रीद लिए, कंपनी चल रही है, ठीक। अब उसके बाद कंपनी को ज़रूरत पड़ रही है कैपिटल की। 100 करोड़ रुपए ऑथराइज्ड कैपिटल था और उसके बावजूद भी कंपनी को ज़रूरत पड़ रही है कैपिटल की, लेकिन अब वो पब्लिक से तो वसूल कर नहीं सकती क्योंकि वो पूरा हो चुका है। अब क्या करेगी? अब कंपनी ये करती है कि बॉन्ड्स जारी करती है और डिबेंचर्स जारी करती है। कंपनी बॉन्ड्स जारी करती है और डिबेंचर जारी। ये बॉन्ड्स ये भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और डिबेंचर्स ये भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। यानी असल में आप यूँ कह सकते हैं इसको आसान ज़बान में, ये कर्ज़ की दस्तावेज़ होती हैं। कंपनी ने ये कहा है कि आप मुझे अब कर्ज़ दीजिए, यानी कंपनी बैंक से कर्ज़ ले सकती है। तो कभी ऐसा होता है कि बैंक जो है ना वो पहले ये देखता है ना आप बैंक करप्ट तो नहीं है, आपका लेन देन के मामला ठीक ठाक है नहीं है। उन सारी चीज़ों को देखकर बैंक कर्ज़ देगी ना। बैंक कर्ज़ नहीं दे रही है या फिर कंपनी खुद बैंक से कर्ज़ नहीं लेना चाह रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, तो फिर वो आम लोगों से कहती है कि आप हमें कर्ज़ दें। वो बॉन्ड्स की शक्ल में कर्ज़ मांगती है और डिबेंचर्स की शक्ल में कर्ज़ मांगती है। नेक्स्ट, अच्छा इनमें फ़र्क क्या है? बॉन्ड्स में और डिबेंचर्स में फ़र्क क्या है? जो बॉन्ड्स रहते हैं वो सिक्योर रहते हैं क्योंकि बॉन्ड्स के पीछे मॉर्गेज रखवा लिया जाता है। यानी कंपनी इस बात की ज़मानत दे देती है बॉन्ड्स होल्डर्स को कि अगर कहीं यानी ऊंच नीच होती है तो फ़लाँ चीज़ को बेचकर आपको पहले कर्ज़ अदा किया जाएगा। और जो डिबेंचर्स रहते हैं वो सिक्योर भी रहते हैं और अनसिक्योर्ड भी रहते हैं। अच्छा, बॉन्ड्स जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं की जा सकते हैं और डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है। बॉन्ड्स में रिटर्न्स जो है वो कम रहता है और डिबेंचर्स में ज़्यादा रहता है। तो अब आप लोग ये बताइए कि डिबेंचर्स का ख़रीदना, बॉन्ड्स का ख़रीदना शेयर्स के ख़रीदने की तरह जायज़ है नाजायज़ है? क्यों? हाँ, और शेयर क्यों जायज़ है? हाँ, शेयर्स के अंदर प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग चल रही है ना। और यहाँ जो है वो तो मुतय्यन है कि डिबेंचर होल्डर ने वो कर्ज़ दे रखा है और बॉन्ड्स होल्डर ने कर्ज़ दे रखा है, उसको तो हर हाल में पैसे मिलने ही हैं। यानी फ़ीसद मुतय्यन हो जाता है ना कि बॉन्ड्स जिसने लिए हैं तो उसको इतना फ़ीसद मिलना ही है, डिबेंचर जिसने लिए हैं उसको इतना फ़ीसद मिलना ही है। कंपनी घाटे में जाए, कंपनी फ़ायदे में जाए, लेकिन शेयर्स में ऐसा नहीं है। कंपनी का फ़ायदा होता है तो शेयर होल्डर्स का फ़ायदा होगा, कंपनी का घाटा होता है शेयर होल्डर्स का घाटा होगा। और ये जो है कर्ज़ की सूरत, और आपने पढ़ रखा है कुल्लु क़र्ज़िन जर्र नफ़अन फ़हुव रिबा, कर्ज़ की बुनियाद पर जो भी नफ़ा लिया जाएगा वो सूद होगा। ये सूद की सूरत है, इस वजह से ये जायज़ नहीं, हराम है। लेकिन कर्ज़ की सूरत तो वहाँ पर भी है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ कर्ज़, लेकिन है तो कर्ज़ की सूरत। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको 1000 रुपये दिए उधार। अब इसकी दो सूरतें हैं, एक तो ये कि मॉर्गेज रखवा लें, और अगर मॉर्गेज नहीं रखवाते हैं और आप लेके चले जाएं तब भी तो मेरे लिए कर्ज़ देना उधार और कर्ज़ पर इंटरेस्ट देना हराम बनेगा। फिर कंपनी जो है वो बैलेंस शीट रहती है, वो सारा सिस्टम रहता है। आज गुफ्तगू जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। तो टेक अवे आज के लिए क्या है कि आपने कंपनी को समझा, स्टार्टिंग में लाइए, आपने कंपनी को समझा, बिज़नेस के टाइप्स आपके सामने आए, बाई फंक्शन बिज़नेस की 3 सूरतें हैं और बाई ऑनरशिप बिज़नेस की 3 सूरतें हैं। कंपनी का इंट्रोडक्शन जान लिया और कंपनी की हिस्ट्री जानी, कंपनी किस किस तरीके से रहती हैं, कंपनी को वजूद में लाने के लिए प्रोसीजर क्या रहता है, कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या रहता है और शरीयत की नज़र में कंपनी की हैसियत क्या है। ये सारी चीज़ें आपने जानी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग शेयर्स के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं और उनको ख़रीदने की कौन कौन सी कंडीशंस हैं और कौन से शेयर्स ख़रीदे जा सकते हैं, कौन से नहीं ख़रीदे जा सकते हैं।
आज यहीं गुफ्तगू ऐड करते हैं। वाखिर दावाना।